हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्गरेट एटवुड का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस पोएम ड्यूटीफुल के बारे। मार्गरेट एटवुड एक कैनेडियन पोएट, नॉवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और बहुत ही जानी मानी एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट भी है। ठीक है, उनका काफ़ी सारा जो ओवर है, ठीक है, पोएम या नॉवल जो भी उन्होंने लिखा है उसका ज़रिए उनका जो एनवायरनमेंटल अवेयरनेस है, ठीक है, और एक फेमिनिज़्म, एक फेमिनिस्ट सोच है, ठीक है, वो उनका निकल के आता है। ये जो हम लोग का पोएम आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटीफुल, इस ड्यूटीफुल पोएम के ज़रिए भी उन्होंने एक साफ साफ कन्फ्लिक्ट पेश किया है बिटवीन पर्सनल डिज़ायर्स एंड द वांटिंग टू फ्रीडम। उसका साथ एक सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो ये दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता है कि हम लोग को मन करता है कि हम अपना सोसाइटल जो प्रेशर है, जो एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी हम लोग से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती है, एक्सपेक्टेशन चाहती है, वो चीज़ हम लोग करना कभी कभी नहीं भी चाहते, लेकिन फिर भी प्रेशर में आके हम लोग करना पड़ता है। और पर्सनल डिज़ायर जो हम लोग रखता है वो हम लोग खुद से चाहते हैं कि ये यहाँ जाए, वहाँ जाए, ये करे, वो एंजॉय करे, लेकिन कभी कभी वो हो नहीं पाता। तो ये एक दूसरे को हमेशा काट के रखता है, पर्सनल डिज़ायर और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों के बीच में हमेशा टेंशन या कन्फ्लिक्ट चलते रहता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ को और मेंटालिटी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। ख़ास करके ये हाउसवाइफ का ऊपर ये ज़्यादा बात करके, जो हाउसवाइफ होती है, जो जनरली जो महिलाएं होती है, उन पे ये सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से रहता है। और कोई वो अपना पर्सनल डिज़ायर को अगर फ्रूटफुल करने के लिए अपना सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशन है या सोसाइटल जो ड्यूटीज़ है उसको अगर इग्नोर कर दे तो उसके लिए उसको क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है। तो एक तरीके से ये एक फेमिनिस्टिक एंगल भी निकल के आता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और सारा चीज़ बढ़िया से समझते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डिड आई गेट सो ड्यूटीफुल, वॉज आई ऑलवेज दैट वे। देखिए, पोइट जो शुरुआत ही कर रहे हैं पोएम का, वो एक क्वेश्चन के साथ पोएम का शुरुआत कर रहे हैं। उनके मन में एक क्वेरी है। क्या क्वेरी है? कि हाउ डिड आई गेट सो ड्यूटीफुल, मैं इतना ज़्यादा ड्यूटीफुल कैसे हो गई, मैं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गई। अब ये जो स्पीकर है, ये जो खुद से सवाल कर रहे हैं यहाँ, ये एक हाउसवाइफ है, ठीक है, एक महिला है जो जिनको एक होम मेकर है, जिनको अपना घर परिवार का सारा दायित्व संभालना पड़ता है। ओके, उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से इस पोएम को लिखा गया है। मैंने आपको पहले ही बोला इसमें एक फेमिनिस्ट एंगल है जो हम लोग और धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो क्या सवाल कर रही है स्पीकर अपने आप से कि हाउ डिड आई गेट सो ड्यूटीफुल, इतना ज़्यादा दायित्व लेने में कब से लग गई, इतना रिस्पॉन्सिबल में कब से हो गई। वॉज आई ऑलवेज दैट वे, मैं क्या हमेशा से ऐसी ही थी, बराबर में दूसरों के लिए काम करना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, हर ड्यूटी को पूरा एकदम टाइम टू टाइम एकदम बढ़िया से उसको पूरा करना, क्या मैं हमेशा से ही ऐसा थी या फिर। देखिए, ये क्वेश्चन के ज़रिए ही वो एक चीज़ हिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ये मेरा इंट्रिंसिक नेचर है, बाय बर्थ ये मेरा था, इनेटली अंदर से मैं ऐसी ही हूँ, या फिर सोसाइटी अपना प्रेशर का द्वारा हमको ऐसा होने में कंपेल किया है, सोसाइटी की वजह से मैं ऐसा हो गई हूँ और मेरे पास कोई चारा नहीं है। एक तरीके से ये भी सटली समझाया जा रहा है, ये भी एक हिंट किया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी इज़ दैट। ओके, एक साइमन डी बोवर का एक बहुत ही फेमस आपका वर्क है द सेकंड सेक्स, उसमें उन्होंने लिखा था कि द फीमेल इज़ नॉट बॉर्न, द फीमेल इज़ मेड। ओके, उनका कहने का यही मतलब था कि एक जो नारी है, एक जो महिला है, ये पैदा नहीं होती है, इनको बनाया जाता है, सोसाइटी का द्वारा इनको बनाया जाता है। द आइडियल्स ऑफ बीइंग अ फेमिनाइन, ठीक है, एक आइडियल हाउसवाइफ, एक आइडियल महिला, एक बहुत अच्छी लड़की तुम कब बनोगे, ये सोसाइटी डिक्टेट कर देता है कि ड्यूटीज़ निभाना पड़ेगा, अपना मन का ज़्यादा चलाया नहीं पड़ेगा, सबका बारे सोचना पड़ेगा, सबका केयर करना पड़ेगा। तो ये ही उसको एक बार भी वो लड़की से या हाउसवाइफ से एक बार भी वो पूछता नहीं है, समाज एक बार पूछता नहीं कि तुमको क्या चाहिए, तुम क्या खुद से ये सब करना चाहते हो, या क्या तुमको मन है, तुमको कुछ और काम करने का मन है, अपना कोई फीलिंग्स, कोई अपना कोई पर्सनल डिज़ायर है तो उसको फॉलो करो। ये सब उससे पूछने का ज़रूरत नहीं समझती है सोसाइटी। अपने से कुछ शर्त, अपने से कुछ क्राइटेरियाज उस पर थोप देती है, उस पर एम्फसाइज़ कर देती है, उस पर इम्पोज कर देता है, चाहे उसमें उसका मन हो ना हो। इसलिए साइमन डी बोवर ने यह कमेंट किया था कि बाय बर्थ कोई महिला बन के नहीं पैदा होता, एक जो
महिलापन है या जो फेमिनिनिटी है, ये एक तरीके से एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जेंडर जो है, द कंसेप्ट ऑफ जेंडर, सेक्स इज समथिंग लाइक somebody's सेक्स इज masculine or somebody's sex is feminine, that is a biological thing, but gender is a social construct। कौन मेल है, कौन फीमेल है, फीमेल यानी ये सब रोल निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा कुछ हद तक वही फेमिनिस्ट चीज़ हम लोग को यहाँ दिखने को, पहला ही लाइन में हम लोग को देखने को मिल गया कि मैं हमेशा से ऐसा थी या मुझे सोसाइटी के प्रेशर में ऐसा पढ़ना पड़ा। आगे देखते हैं, गोइंग अराउंड एज अ चाइल्ड विद अ स्मॉल ब्रूम एंड डस्ट पैन। तो जब मैं छोटी थी, देखिए अब वो अपना चाइल्डहुड का बारे बता रहे हैं, ये जो अपना जो वो क्वेश्चन किए हैं खुद से, उसी का अब वो जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे वो जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं कि अपना पास्ट में जा कर के, अपना पास्ट रिकॉर्ड देख करके एक नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग भी यहाँ आता है कि उनका साथ हमेशा से शुरुआत से क्या क्या होते आया है, उसका एक रिकाउंट वो दे रही है, उसका एक डिस्क्रिप्शन वो दे रही है। और इसके ज़रिए जो मार्गरेट एटवुड है, जो पोएट है, वो ये भी समझाना चाह रहे हैं, ये भी दर्शाना चाह रही है कि एक लड़की का सिर्फ शादी के बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू नहीं होता, सिर्फ शादी के बाद ही उसको सोसाइटल प्रेशर नहीं दिया जाता। शी इज़ अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, शी इज़ अंडर द प्रेशर ऑफ फैमिली, शी इज़ अंडर द एक्सटर्नल फैक्टर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर बर्थ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर चाइल्डहुड। एकदम बच्ची का हालात से उसको ये सब प्रेशर झेलना पड़ता है, ये वो दर्शा रही है। आइए समझते हैं कैसे। गोइंग अराउंड एज अ चाइल्ड विद अ स्मॉल ब्रूम एंड डस्ट पैन, तो छोटा सा एक झाड़ू लेके और एक तो डस्ट पैन लेके, मतलब डस्टबिन किस्म का, ठीक है, झाड़ू और डस्टबिन लेके मैं जब छोटी थी तभी से मैं चारों तरफ घुमा करती थी साफ़ सफाई करने के लिए। स्वीपिंग अप डर्ट आई डिडंट मेक, तो स्वीप करती थी मतलब झाड़ू मारती थी, डर्ट ऐसा सब मतलब डर्टी चीज़ को, ऐसा सब गंदगी को मैं साफ़ करती थी, विच आई डिडंट मेक, जो कि मैंने नहीं फैलाया था, मैंने कूड़ा नहीं फैलाया था, मैंने गंदगी नहीं फैलाया था, लेकिन कोई और उसको फैला के जाता था, कोई और गंदा करके जाता था। लेकिन गंदा चाहे कोई भी करे, साफ़ लेकिन हमेशा हमको ही करना पड़ता था। तो यहाँ एक क्या चीज़ आ गया कि ऐसा काम करना एक तरीके से अनजस्टफुल, ठीक है, एक तरीके से इनजस्टिस वाला पेनलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। गलती कोई और कर रहा है, सज़ा किसी और को मिल रहा है, कूड़ा कोई और फैला रहा है, गंदगी कोई और कर रहा है, लेकिन साफ उसको ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो उस कूड़ा को फैलाया ही नहीं है। तो एक तरीके से दूसरे का जो गलती का सज़ा से इस बच्ची को शुरुआत से ही, या एक तरीके से ये एक यूनिवर्सल वॉइस है, ठीक है, ये एक लड़की नहीं, हर लड़की का ज़िंदगी का यही रहा है कि एकदम छोटे से ही बाकी सबका गलती का बोझ इस पे ओवरबर्डन कर दिया जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अब क्या बताया जा रहा है। और आउट इन द यार्ड विद अ स्टंटेड रेक। ओके, मतलब यार्ड यानी कि बाहर जा करके एक स्टंटेड रेक, रेक यानी लैडर और स्टंटेड यानी छोटा, शॉर्ट, जिसका ग्रोथ रुक गया है। तो वैसे एक छोटा लैडर लेके मैं बाहर जाके क्या किया करती थी, वीडिंग द गार्डन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के गार्डन को वीडिंग किया करते। वीडिंग मतलब जो उसमें वीड जम जाता है, ठीक है, उसको साफ़ करना, उसको काट वाट के गार्डन को साफ़ करना। मेरा गार्डन नहीं है, दूसरों का गार्डन को, ठीक है, मतलब वहीं सेम चीज़ हो रहा है, दूसरों का गलती का सज़ा या दूसरों को काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरबर्डन हो रहा, वो भी इनजस्टिफाइडली, ठीक है ना। ये मेरा करने का काम नहीं है, दूसरों का काम है, लेकिन फिर भी हम पे थोपा जा रहा है और मैं कर रहा हूँ, मैं बचपन से ही ये सब करते आ रहा हूँ। ये जो स्टंटेड रेक है, ये भी एक तरीके से एक रेफरेंस देता है कि जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है या फिर जो फ्रीडम है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं स्टंटेड करके रखा है चाइल्डहुड से ही फ्रीडम नहीं मिल रहा है लड़की लोग को। वो लोग को दूसरों का काम, दूसरों का एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करने में अपना डिज़ायर उसका मतलब दब जा रहा, अपना टाइम वो लोग का दब जा रहा, अपना खुशी वो लोग का दब जा रहा, दूसरे का काम करने में वो लोग का ज़िंदगी कबाड़ हो जा रहा। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिप्रिशिएटिंगनेस और अ काइंड ऑफ deterioration which is expressed by the word stunted, ठीक। The dirt blew black, the weeds flourished despite my efforts। लेकिन अब मुश्किल क्या हो रहा कि ऐसा भी बात नहीं कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जो साफ़ सफाई कर रहा हूँ ब्रूम और डस्ट पैन लेके, या फिर मैं जो स्टंटेड रेक लेके बाहर जाके दूसरों को गार्डन का वीड साफ़ कर रहा हूँ, ये जो परमानेंट सोल्यूशन हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं। मैं कितनों भी साफ़ करूँ, दूसरा बार गंदगी आ ही जा रहा, मैं कितनों भी दूसरे का गार्डन का वीड काटूँ, फिर से नया से वीड आ ही जा रहा है। तो ये एक तरीके से इनकैपेसिटी को दर्शाता है, ठीक है, कि जितना भी कोई कोशिश करे
परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं दे पा रहा। यहाँ पे कोई कितना भी हार्ड वर्क अपना पुट करे, कितना कोई भी अपना टाइम इन्वेस्ट करे, कितना भी एफर्ट अपना इन्वेस्ट करे, कितना भी वो जेन्युइनली मेरे दिल से उस काम में लगा रहे, ये सब के बावजूद अल्टीमेटली देयर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन अवेलेबल। तो ये एक तरीके से एक कंटिन्यूटी ऑफ फ्रूटलेस वर्क भी दर्शाता है कि बार बार वो एक ही काम, एक ही प्रॉब्लम एक बार सॉल्व होता है, फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा निकल के आ जाता है। तो एक ही प्रॉब्लम को, एक ही मीनिंगलेस प्रॉब्लम को, वो भी दूसरे का प्रॉब्लम को बार बार करके सॉल्व करते जाने का चक्कर में सिर्फ और सिर्फ बचपन ही तबाह हो जा रहा है, टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कोई काम का काम नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज जस्ट नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ one's own pleasure. And all the while with a frown of disapproval for other people's fakelessness and my own slavery. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एंड ऑल द वाइल, और यहीं और पूरा समय तक क्या किया, विद अ फ्राउन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल यानी ना मानना, अस्वीकार कर लेना, ठीक है, डिनाई करना। तो क्या चीज़ को डिनाई कर रहा है, फ्राउन ऑफ डिसअप्रूवल। फ्राउन यानी कि मतलब थोड़ा आँख को थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके देखना, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई चीज़ पसंद नहीं आया तो थोड़ा सा कैसे आँख थोड़ा सा पटका लेते हैं और देखते हैं कोई चीज़ की तरफ थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से, तो वहीं फ्राउन ऑफ डिसअप्रूवल। जैसे हम लोग को पसंद नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई चीज़ हम लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ हम लोग अप्रूव नहीं कर रहे, कोई चीज़ पे हम लोग अपना सम्मति नहीं दे रहे हैं, तो ये लड़की लोग भी सेम चीज़ कर रही है। वो लोग सहमत नहीं हो रही। किस चीज़ से सहमत नहीं हो रही, अदर पीपल्स फेकलेसनेस। अब फेकलेसनेस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग खुद का काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। वो लोग का गार्डन का वीड जमा है तो उस लोग को खुद का प्रॉब्लम खुद से दायित्व लेकर सॉल्व करना चाहिए। वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दर्शा रहे। अपना काम वो लोग किससे करवा रहे हैं, लड़की लोग से करवा ले रहे। मतलब यहाँ जो स्पीकर है हम लोग का, जो हाउस वाइफ जो अपना चाइल्डहुड से रिमेंबर कर रही है, उसको देके करवा ले रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई गंदगी फैला के चल जा रहा तो उसका अपना ना दायित्व है कि मैंने गंदगी फैलाया तो मैं आके झाड़ू मार के साफ करूँगा, कैसे भी मैं उसको ठीक करूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो दूसरे लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कमी है उसका सज़ा किसको भुगतना पड़ रहा है, जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है उसको। वो बेचारा अपना, जो लड़की है वो बेचारा अपना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, अपने अगर कुछ वो दोष कर रही वो तो कर ही रही, ऊपर से जो कोई मतलब उसका दोष नहीं है उसको भी ढकने के लिए वो बेचारा काम करे जा रही। ओके, तो इसलिए उसको स्वाभाविक बात है कि वो सहमत नहीं है, इसलिए फ्राउन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है। तो ना कि सिर्फ वो दूसरा पीपल का जो ऐसे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे मतलब असहमत है, एक और चीज़ से भी वो लड़की असहमत है, एक और चीज़ भी उसको पसंद नहीं है, एक और चीज़ भी वो डिक्लाइन कर रही है। किस चीज़ को, माई ओन स्लेवरी। मतलब वो ये समझ रही है, द गर्ल इज़ अंडरस्टैंडिंग, शी हैज़ रियलाइज दैट शी हैज़ बीन मेड अ स्लेव, शी हैज़ बीन एनस्लेव्ड। उसको बंदी बना लिया गया है, उसको एक तरीके से नौकर बना लिया गया है। कौन बना है, वो खुद ही खुद को बना ली है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्डेज, ठीक है। ये खुद को ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने का चक्कर में सबका काम कर देना, कोई भी कुछ गलती करे अपने खुद कंधा में उसको दायित्व लेके उसको सॉल्व करना। तो ऐसा करते करते कि ऐसा एक्सपेक्टेशन बन गया है, एक सोसाइटल प्रेशर ऐसा बन गया है कि अब वो चाह करके भी इससे पीछे नहीं हट सकती। अब वो कितनों भी चाह ले इससे वो स्टेप बैक नहीं कर सकती, इससे वो पीछे नहीं हट सकती। तो एक तरीके से खुद से ही उसने खुद का लिए एक तरीके से जेल बना लिया है। उस जेल में वो खुद को कैद कर चुकी है, जेल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बॉन्डेज ऑफ सोसाइटल expectations. Okay, I didn't perform these duties willingly. और उसी का एक फिर से दूसरा लाइन में वो फिर से कंसोलिडेट करने के लिए अपना जो वो स्टेटमेंट देती है कि नहीं, मैं खुद से बंदी बन गई हूँ, खुद का ही रेस्पेक्टेशन में खुद को बंदी बना लिया हूँ। उसी का एक कन्फर्मेशन फिर से वो देती है कि मैं इस जो भी सारा मैं ड्यूटी कर रही हूँ, जो भी सारा मैं कर्तव्य निभा रही हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं बहुत अपना मन से कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस विलिंगली, ठीक है। तो इसका ज़रिए फिर से एक प्रेशर का बात हम लोग को समझ में आता है कि देयर इज़ नो
chance for allowing personal freedom, or there is no chance for allowing personal space for the ladies of the house, for the housewives. ओके वो लोग के लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, वो लोग का इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग का डिज़ायर का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो समाज है वो एक ही चीज़ उन लोगों को मान्यता देता है कि दे आर ओनली नोन फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लड़की लोगों या हाउस वाइफ लोग को एकमात्र विचार किया जाता है, एकमात्र देखा जाता है क्या वो लोग दे सकती हैं, वो लोग बाकी लोगों के लिए क्या कर सकती है, वो लोग क्या कर्तव्य निभा सकती है। इस पैमाने में उनका विचार किया जाता है कि हाँ भाई ये सब चीज़ कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, तो मतलब शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और अगर कोई वो नहीं कर रही है, अगर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा पीछे भाग रही है या कोई अपना पर्सनल डिज़ायर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रही है, तो देन शी इज़ अ बैड वन, शी इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली। तो ऐसा एक तरीके से टैबू कर दिया है सोसाइटी वालों ने, सोसाइटी ने एक तरीके का लेवलिंग कर दिया है कि दिस इज़ अ गुड हाउस वाइफ, दिस इज़ अ बैड हाउस वाइफ। तो उसने स्टैंडर्ड सेट किया है और अब चाहे लड़की को वो पसंद पड़े या नहीं पड़े उसको फॉलो करना ही है, अगर सोसाइटी का अप्रूवल लेना है तो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्डेज, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रैप विच इज़ अनएस्केपेबल। अब इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी ये ड्यूटी किए जाना पड़ रहा है। आई वॉन्टेड टू बी ऑन द रिवर और डांसिंग। मेरा अंदर का इच्छा क्या है? स्पीकर बोल रहे हैं कि भले ही मुझे इच्छा ना रहने के बावजूद मुझे घर का सारा काम, सारा दायित्व, सबका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई हमसे पूछा है मेरा इच्छा क्या है? मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं रिवर में जाना चाहती हूँ। तो ये एक तरीके से एक इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता है, ये एक पर्सनल डिज़ायर, पर्सनल फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है कि कोई अगर रिवर में जाना चाह रहा है, रिवर बहुत खुला जगह होता है, कोई अगर डांस करना चाह रहा तो ये एक तरीके का इन्जॉयमेंट होता है कि इंसान का अपना अंदर जो शौक़ है, इंसान का अपना जो भी कुछ डिज़ायर है उसको हेल्दी वे में फुलफ़िल करना, ठीक है, उसको हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना। तो इतना सा भी फ्रीडम हाउसवाइफ लोगों को नहीं है कि वो लोग अपने हिसाब से कुछ कर सके। ऐसा बात नहीं है कि वो लोग बहुत लग्जूरियस कोई चीज़ कर रही है, नदी के घूमने जाना या डांस करना बहुत लग्जूरियस कुछ नहीं है, बहुत ही मामूली सा बात है। कोई भी खुश होता है या अपना कुछ इमोशंस को बाहर निकालना चाहता है तो दिस इज़ वेरी कॉमन वे, दिस इज़ लाइक नॉट अ वेरी व्हाट शुड आई से, नॉट अ वेरी एक्स्ट्रावैगेंट थिंग। इसका बावजूद इतना छोटा सा हक भी हाउसवाइफ को नहीं दिया गया है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक मार्गरेट एटवुड इज प्रेजेंटिंग थ्रू दिस पोएम। ओके, बट समथिंग हैड मी बाय द बैक ऑफ नेक। लेकिन परेशानी क्या हुआ, मैं तो ये सब ड्यूटी अनविलिंगली ही करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। मैं डांस करना चाहता हूँ, रिवर में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई जाने नहीं दे रहा है। क्यों? वाई? बिकॉज समबडी हैज़ मी बाय बैक ऑफ माई नेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोई जैसे मेरा गर्दन पकड़ के रखा है, कोई मेरा गला दबा के रखा है। इसका मतलब क्या है? मतलब a kind of external pressure, a kind of restriction, okay, a kind of constraints, ठीक है। ऐसा कोई बाधा है, ऐसा कोई impediments है, ऐसा कोई रूल है जो उसको जकड़ के रखा है, उसका आज़ादी को छीन के रखा है। हाउस वाइफ्स का, लड़की लोग को आज़ादी को छीन के रखा है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, ठीक है, कि नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, जो हम बोल रहे हैं सोसाइटी का हिसाब से चलो, ना कि अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, कोई हमेशा मेरा फ्रीडम को हैक करने के लिए तुला हुआ है। ओके, दैट्स मी टू। ओके, अब सबसे बड़ा बात है, ये मैं ही हूँ, ठीक है ना। मैंने ही अपने कामों का द्वारा, मैंने ही अपना बिहेवियर का द्वारा एक तरीके से अपने आप को खींचा हुआ है, एक तरीके से अपने आप को रोका हुआ है। अगर मैं सोच भी रही हूँ कि ठीक है मैं बाहर जाऊँगी, मैं नदी में जाऊँगी या मैं डांस करूँगी, फिर मुझे ही ख्याल आ रहा है कि अगर मैं ये सब करूँ तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ये करूँ तो मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरा जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है उसको कौन फुलफ़िल करेगा। तो मेरा ही अंदर का जो चिंताधारा है, मेरा ही अंदर का जो चिंता है कि नहीं छोड़ो, क्या दरकार है, अगर मेरे घर वाले बुरा मान जाएंगे, या मैं ऐसा अगर करूँगा तो बच्चे को कौन खाने देगा, या हस्बैंड को कौन काम करके देगा। तो जो भी सारा कुछ मतलब न्यूमरस, ओके, अनलिमिटेड जो ड्यूटीज़ रहता है वो एक तरीके से मुझे बांध के रख रहा है। मैं सबकॉन्शियसली खुद को ही बंदी बना के रख रही हूँ, मैं ही खुद को खींच रही हूँ।
ओके। लेकिन मज़ा का बात है कि मैं ये विलिंगली नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे पास और कोई चारा नहीं है मुझे खुद को रोक के रखने के अलावा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ करूँगी सोसाइटल कोड वो ब्रिच हो जाएगा, तब सोसाइटी मुझे बैड वुमन या बैड हाउस वाइफ का दाग लगा देगी, विच इज़ विल बी अ वेरी वेरी इंसल्टिंग थिंग फॉर मी टू लिव विथ ऑल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो एक तरीके से वो बेचारी लाचार है। यहाँ पे हेल्पलेसनेस ऑफ अ कॉमन वाइस हाउस वाइफ को दिखाया गया है कि वो कितना हेल्पलेस है, उसके पास बेचारा कोई चारा नहीं है। Years later, that's me too, years later, a purple-eyed wreck, मतलब बहुत साल बाद, ठीक है, अब मैं क्या बन चुकी हूँ? एक पर्पल आइड रेक बन चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे पर्पल आइड एक तरीके से आँख बहुत लाल हो जाना। तो आँख बहुत लाल हो जाने का सीधा सीधा मतलब क्या बनता है? ठीक है, इसका दो मतलब बनता है। एक तो कोई आदमी इनिब्रिएटेड है, मतलब ड्रंक है, अल्कोहल लिया हुआ है, या तो किसी को एकदम रेस्ट नहीं मिल रहा, नींद नहीं मिल रहा। तो इन दिस केस हम लोग मतलब हाउसवाइफ के केस में अल्कोहलिज्म तो काम नहीं आता, तो यहाँ पे वो नींद नहीं आने वाला ही लॉजिक ही यहाँ पे लग रहा है। वहीं यहाँ पे कंटेक्स्ट फिट बैठता है कि मुझे जो रेस्ट चाहिए वो रेस्ट नहीं मिल पा रहा, मुझे जो नींद चाहिए वो नींद में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। किसका वजह से? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो मेरा आँख लाल हो गया है। दिस इज़ अ साइन ऑफ फिजिकल टायर्डनेस, फिजिकल एग्जॉशन। मेरे पास और शरीर में एनर्जी नहीं बचा। एक तरीके से मेरा मन को भी मार दिया गया है, एक तरीके से मेरा शरीर को भी मार दिया गया है। आई एम टोटली बीइंग एग्जॉस्टेड, आई एम टोटली बीइंग ड्रेन्ड अप। मेरे एनर्जी को भी पूरा सक अप कर लिया जा रहा है, मेरे फिज़िकल वाइटैलिटी को भी पूरी ड्रेन अप कर लिया जा रहा है। कौन कर रहा है? सोसाइटीज़ एंड फेमिलियल ड्यूटीज़। तो दोनों तरीके से मारा जा रहा है। एक तो मेरा फिज़िकल और मतलब मेंटल, दोनों तरीके से मेरा शोषण चल रहा है। एक तरीके से दोनों तरीके से मुझको ड्रेन अप कर दिया जा रहा है। दोनों तरीके से मेरा वाइटैलिटी फोर्स को, लाइफ फोर्स को डिक्रीज़ कर दिया जा रहा है। और ऊपर से मुझे कोई नरिशमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, मतलब मेंटल नरिशमेंट या इमोशनल नरिशमेंट की। ठीक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा हो नहीं, ऐसा भी नहीं। कोई मुझसे बहुत प्यार कर रहा हो या कोई मुझे बहुत फ्रीडम दे के रखा हो, ऐसा भी नहीं। तो एक तरीके से तो कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा और ऊपर से बुरा होते जा रहा है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, इमोशनल स्तर पर भी। तो क्या ही बचेगा एक लड़की में, क्या ही बचेगा हाउसवाइफ में? तो इसलिए एक तरीके से उसका लिवलीनेस, उसका वाइटैलिटी को छीन करके उसको एक मशीन का दर्जा में ला दिया गया है। ओके, शी इज़ नाउ रिड्यूस्ड टू नथिंग बट अ वर्किंग मशीन फॉर द होल फैमिली। जब जिसको मन कर रहा बोल रहा, मशीन को निर्देश दे रहा, मशीन अपना काम कर दे जा रहा। द केस इज़ नाउ दैट मच वर्स बिकॉज वट एवर हैड टू बी फिनिश्ड wasn't and I stayed late। तो क्यों ऐसा हुआ है? मैं ऐसा काम करते करते ऐसा शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से विध्वस्त क्यों हो गई हूँ? पर्पल आई मेरा क्यों हो गया? सर, WREC के रेक मतलब ही होता है एक तरीके से डिवास्टेटेड हो जाना, पूरा बर्बाद हो जाना। तो भाई शारीरिक मानसिक दोनों बर्बादी को ये दर्शा रहा है। तो ऐसा मैं क्यों हुई हूँ? क्योंकि जो काम ख़त्म होना चाहिए था वो ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब ये भी क्या दर्शा रहा है कि एक हाउसवाइफ इतना एफिशिएंट होने के बावजूद, इतना वो अपना पूरा दिन में कोई टाइम खुद के लिए स्पेयर तो करती नहीं है। पूरा दिन ही या पूरा एनर्जी ही वो दूसरों को, मतलब दूसरे के प्रति अपना ड्यूटी निभाने के लिए स्पेयर करती है। तो इसका बावजूद उसका काम रह जा रहा, मतलब कितना इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ टास्क उसके ऊपर लेवी किया जा रहा है, कितना ज़्यादा, कितना असंभव परिमाण काम उसको दिया जा रहा है कि इतना मतलब पूरा टाइम डिवोट करने के बाद, पूरा एनर्जी डिवोट करने के बाद भी उससे वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रही है? रात जग रही है, अपना नींद को काट रही है, अपना शरीर को काट रही है, अपना एनर्जी को काट रही है। ठीक है, आई स्टेड लेट, ग्रम्पी एज अ स्नेक ऑन टू मच कॉफ़ी। ग्रम्पी मतलब यहाँ पे होता है कोलेरिक या बहुत एंग्री, बहुत मूडी, एज अ स्नेक। ठीक है, तो एकदम सांप जैसा मैं बन चुकी हूँ, बहुत मूडी बन चुकी हूँ, बहुत एंग्री बन चुकी हूँ। क्यों मैं बहुत एंग्री बन चुकी हूँ? क्योंकि मुझे नींद नहीं मिल रहा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा, मेरा मेंटल पीस ख़त्म हो गया है। ओके, तो इसीलिए मेरा जो काम और कंपोज जो नेचर था वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैं बहुत कोलेरिक हो गई हूँ, बहुत एंग्री हो गई हूँ। ठीक है, एज अ स्नेक, स्नेक भी यहाँ पे एक तरीके का एक नेगेटिव इमेज होता है। ठीक है, स्नेक को हम लोग जनरली ट्रेटर का तौर पे देखते हैं। स्नेक को जनरली हम लोग एक बुरा सिंबल का नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, वुमेन को जनरली
ट्रेडिशनली कोई ब्यूटीफुल थिंग से कंपेयर किया जाता है, रोज़ से कंपेयर किया जाता है, डियर से कंपेयर करा जाता है, पिकॉक से कंपेयर किया जाता है, मतलब जो ब्यूटीफुल थिंग होता है उनसे कंपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हाउसवाइफ है वो खुद को एक स्नेक का साथ कंपेयर कर रही हैं। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना उनका मॉरल डिग्रेडेशन हो चुका है, कितना उनका फिजिकल डिग्रेडेशन हो चुका है। ये एक तरीके से एक सेल्फ पिटी है, एक सेल्फ क्रिटिक है। वो खुद ही अपने आप को इतना कम दर्जे का समझ रही है, वो खुद ही उसको इतना अंडर एस्टिमेट कर रही है। क्यों? क्योंकि बाहर का समाज, एक्सटर्नल फैक्टर्स उनका स्टेटस को, उनका डिग्निटी को इतना मार चुका है, कोई उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मार चुका है कि वो खुद ही अब खुद का नज़र से गिर गई है, इस हालात तक कि वो खुद को एक स्नेक के साथ कंपेयर कर रही हैं। दैट्स द वेरी सटायरिक वर्जन दैट मार्गरेट एटवुड प्रेजेंट्स। ओके, द ग्रम्पी एज अ स्नेक ऑन टू मच कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के ऊपर मैं डिपेंडेंट होते चलो। क्यों? क्योंकि रात जगना है तो इसलिए कॉफ़ी पी रही हूँ, नींद को मार रही हूँ, ठीक है। तो जितना आप कॉफ़ी पिएंगे ये आपका एक फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और ये इमोशनल भी एक तरीके का ट्रिगर का काम करता है। आपका इमोशनल बैलेंस नहीं था। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन अगर शरीर में घुसेगा तो आपका जो फिज़िकल एंड मेंटल जो बैलेंस है, जो इमोशनल कंपोजर है, उसको वो डिसबैलेंस कर देता है, ठीक है। उसको वो डिसएंटेंगल कर दे। उससे क्या होता है, इंसान का इमोशन भी इंटेंसिफाई हो जाता है, इमोशन भी अपना कंट्रोल में नहीं रहता है। शरीर तो रहता ही नहीं है, शरीर तो ब्रेकडाउन कर ही जाता है। ओके, तो इतना सारा सैक्रिफाइस जो करे, ये भी एक तरीके से दर्शाता है कि एक हाउसवाइफ का पास पाने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खो रही, एकदम वो चाइल्डहुड से खो रही। चाइल्डहुड से वो अपना फ्रीडम खोई है, चाइल्डहुड से वो अपना प्लेजर खोई है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो, उसको सारा अपना जो दुख दर्द है वो तो कोई कम करने वाला है नहीं, ऊपर से जगत संसार का सबका जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने जिसने जा गलती की है, सब उसको अपने अकेले का कंधे मिला करके करना है। और इसके लिए वो अपना सुख भी खो दे, अपना चैन भी खो दे, अपना मेंटल पीस भी खो दे, अपना शारीरिक ऊर्जा भी खो दे। सब चीज़ वो सिर्फ और सिर्फ खो रही है। हर लाइफ इज़ एन actually, if you speak on more general terms, so the lives of all housewives are nothing but a saga of sacrifice, just nothing but it. Okay, ये एक तरीके से दर्शाने का कोशिश कर रही है एटवुड। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड फर्दर ऑन स्टिल, और बात यहीं ही नहीं रुकती। जो अत्याचार है या जो टॉर्चर है या जो सेक्रीफाइस है वो यहीं ही नहीं रुकती, और भी सुनिए और क्या है। दोज ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ मटरिंग्स एंड स्कोल्डिंग्स, ठीक है। मतलब ग्रुप्स ऑफ मटरिंग्स मतलब विस्परिंग करके कुछ बोलना, अस्पष्ट भाषा में कुछ बोलना, ठीक है, फिसफिसा के कुछ बोलना। एंड स्कोल्डिंग मतलब कि मतलब ताम झाम करना, ठीक है, किसी को रिब्यूक करना, किसी को रिप्यूडिएट करना। तो ऐसा एक जमायत, ऐसा एक जमावरा, ऐसा एक मतलब बहुत सारे लोग बैठे, एक ग्रुप, जहाँ पे हमेशा क्या हो रहा, हमेशा किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा, हमेशा किसी का गलती निकाला जा रहा, हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन किया जा रहा। मतलब दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव एटमॉस्फेयर इन हाउस होल्ड। देयर इज़ अ वेरी नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएटेड, ठीक है, जहाँ पे हर समय ना हर समय किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा, किसी को लेके कुछ बदनामी चल रहा, किसी को ऊपर क्लेम किया जा रहा, किसी को कंप्लेन किया जा रहा। कोई भी वहाँ पे प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा, क्रिएटिव कुछ नहीं हो रहा, ओनली एंड ओनली नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग। तो एक तरीके से उसको अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा। एक तो उसका शारीरिक ऊर्जा ख़त्म है, एक उसका मानसिक शांति ख़त्म है, इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा जगत संसार का दायित्व उसको दे दिया गया है। अब उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा। मतलब कितना तरीके से, कितना लेयर से उस पर टॉर्चर और उस पर इंजस्टिस चल रहा है। ये एक एक करके वो सारा लेयर्स मार्गरेट एटवुड अनफोल्ड कर रही है। देखिए और भी आगे हैं। एंड द सेट पीस एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक स्पिरिचुअल टीचिंग या कोई भी एक उपदेश देना, एडवाइस देना, ठीक है। और सेट पीस मतलब एक बहुत कांस्टेंट, एक वही क्लीशे, वही पुराना, वही ट्रेडिशनल, वही एक तरफा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो एक कांस्टेंट तो एग्जॉर्टेशन रखा ही हुआ है। जब किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो वहीं एक पुराना सा बेकार सा एक ही चलता हुआ आया, एक मतलब बानी एक बोली सबका मुंह में है। क्या हो जाएगा कि somebody ought to do something। अरे कोई कुछ तो करो, ठीक है। जब कुछ किसी को कुछ नहीं समझ आएगा तब सबका मुंह में यही एक मैसेज रहेगा, सबका मुंह में यही एक बोली रहेगा कि अरे कोई करो, कोई करो। अपने कोई नहीं करेगा, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं रहेगा, खुद का काम खुद से करने वाला डिग्निटी भी किसी के पास नहीं है। सब कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा, अरे कोई तो करो, खुद नहीं करेगा। तो जब सब कोई यही बात बोलेगा तो आखिरकार
सेक्रीफाइस्ड कौन होगा? सबका दायित्व लेने के लिए किसको आगे बढ़ना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, और कौन है हाउस बेचारा हाउस वाइफ छोड़ के? यहाँ भी बेचारा हाउस वाइफ को पिटना पड़ रहा है। देखिए वो फिर खुद ही बोल रहे कि मेरा हालात क्या है। दैट वॉज माई हैंड शूटिंग अप। और तब किसका हाथ हमेशा उठता था? कौन हमेशा आगे बढ़ कर के सारा दायित्व लेता था? कौन हमेशा सारा चीज़ एक्सेप्ट करता था अपने ऊपर? हाउस वाइफ। मैं करती थी। ये जो स्पीकर है ये बोल रही कि तब हमेशा मेरा हाथ उठता था। तो यहाँ तक जो अब तक जो हम लोग पोएम पढ़े, इसमें पूरा सारा एक तरीके का डिसएग्रीएबल एक कंडीशन वर्णना किया गया कि किस तरीके से एक हाउस वाइफ को हर फेज़ में, उसका फिज़िकल फेज़ में, मेंटल फेज़ में, इमोशनल फेज़ में, एनवायरनमेंट में, उसका आसपास का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, घर परिवार समाज हर तरफ से उसको सिर्फ़ और सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है, उससे सिर्फ लिया जा रहा है, उसको केयर नहीं किया जा रहा। उसके पास जो भी कुछ देने लायक है सब उससे एकदम चूज़ के ले लिया जा रहा है। उसको कोई मिनिमम केयर भी नहीं कर रहा, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुमको क्या चाहिए, तुम सही हो कि नहीं, चलो आज तुम्हारा थोड़ा हेल्प कर दे। नो, nobody is telling that. Everybody is treating housewife as to be a machine. उसमें से जितना तक उस मशीन में जान है तब तक, अच्छा मशीन से भी बदतर, क्योंकि मशीन में भी तो एक सर्टन टाइम काम करने के बाद मशीन का बैटरी ऑफ हो जाता है। ठीक है, फिर तो मशीन को आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी ज्यादती कर लीजिए, वो काम नहीं करके जब तक उसमें चार्ज नहीं आता। हाउस वाइफ तो मशीन से भी बदतर है। उसको तो अगर चार्ज ख़त्म भी हो जाएगा फिर भी वो ज़बरदस्ती कॉफ़ी पिएगी, चाहे अपना मूड को ग्रम्पी एज अ स्नेक बना देगी। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर भी वो जागेगी, चाहे अपना आँख फोड़ लेगी, वो पर्पल आइड रिक बन जाएगी, फिर भी वो जागेगी, हर चीज़ सबका लिए सब समय करते आएगी। तो ये एक तरीके से डिप्लोरेबल एक सीन अब तक बताया गया। लेकिन अब आगे का जो पोएम का सेक्शन है उसमें एक रिबेलियस माइंडसेट हम लोग को देखने मिलता है कि जो हाउस वाइफ है वो अब बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब और मैं ऐसा नहीं करूँगी। नाउ आई विल मेक अ बोल्ड मूव, नाउ आई विल स्टेप बैक, नाउ आई विल रिवोल्ट अगेंस्ट दिस ऑल द इनजस्टिस दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली इज डन अगेंस्ट मी। जितना मेरे साथ अन्याय हुआ है बचपन से, अब ये सारा को मैं ख़त्म करूँगी। अब मैं आवाज़ उठाऊँगी कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ चेंज ऑफ मूड और शिफ्ट ऑफ टोन। आइए देखते हैं। बट आई हैव रिज़ाइंड, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? मेरा ये जो ट्रेडिशनल रोल था, जो हाउस वाइफरी मेरा था, ठीक है, ये जो सबका केयर करना, एकदम अननेसेसरीली सबका बोझ खुद उठाना, ये सब मैंने छोड़ दिया है। ओके, आई हैव डिच्ड द ग्रिप ऑफ माई ईको। अच्छा, ईको का मतलब क्या होता है? ईको हमेशा बोला जाता है कि कोई साउंड जो पहले ही मतलब प्रोड्यूस हो चुका है उसी का एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आना। तो मतलब क्या, मैंने अपना ही ईको का ग्रिप जो है उसको छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब मेरा पुराना वाला जो नेचर था, मेरा पुराना वाला जो कैरेक्टर था, उसको, उसका ग्रिप को मैंने छोड़ दिया है, उसको मैंने लूज़ कर दिया है, उससे मैंने खुद को डिटैच कर लिया है, उससे मैंने खुद को डिस्टेंस कर लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला जो मेरा नेचर था वो था सबका काम सब करना, सब कुछ अपने ऊपर लेना, अपना शारीरिक मानसिक सब चीज़ को विसर्जन दे देना। लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं वैसा फ्री केयर गिवर वाला नेचर से हट रही हूँ। अब मैं अपना पर्सनल चीज़ फॉलो करने वाली बन रही हूँ। अब मैं अपना फ्रीडम को बेचना बंद कर दे रही हूँ। अब मैं खुद को रेक करना बंद कर दे रही हूँ। तो ये एक तरीके से एक रिबेलियस नेचर को दर्शाता है, एक अपना सर्च ऑफ आइडेंटिटी को भी दर्शाता है कि मैं हूँ क्या। सारा जीवन, सारा ज़िंदगी भर क्या मैं दूसरों का हाथ का पुतला बन के रह जाऊँगी? एक यहाँ पे आकर के उनका अपना जो डिग्निटी है, अपना जो आइडेंटिटी है, वो फिर से एक सर्च करती है, फिर से खुद को एस्टैब्लिश करने का कोशिश करती है। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड टू वेयर सन ग्लासेस एंड अ नेकलेस अडॉर्न्ड विद द गोल्ड वर्ड नो। तो मैंने क्या डिसाइड किया है? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं सन ग्लासेस पहनूँगी। अच्छा, अब सन ग्लासेस पहनना मतलब क्या? अच्छा, इसका दो मतलब निकलता है। देखिए, सन ग्लास हम लोग कब पहनते हैं? जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं। तो एक तरीके से बाहर मतलब अब मैं बाहर निकलूँगी सन ग्लास पहन करके। अब मैं भी जो दूसरे लोग एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, खाना पीना करते हैं, मज़े करते हैं, आज तक मैं वो नहीं कर पाई सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, घर परिवार का दायित्व के लिए। लेकिन अब मैं भी ये सब लाइफ एंजॉय करूँगी। एक और मतलब निकल के आता है कि सनग्लास जैसे धूप से हम लोग को बचाता है, ठीक वैसे ही
मतलब जो स्पीकर है वो समझा रहे हैं कि मैं अब ये जो मेरा बर्डनिंग ड्यूटीज़ है इससे अब मैं बचना चाह रहा हूँ। तो एक तरीके से मैंने ये सनग्लास जो है ये एक मेरे लिए शील्ड का काम करेगा, ये मेरे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, जो मुझसे किससे बचाएगा, अनवांटेड ड्यूटीज़ से बचाएगा, खुद को तबाह कर देने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचाएगा। अब हमको ये सब नहीं करना है, अब हमको अपना लिए कुछ करना है, खुद के लिए जीना है। ओके, so I have decided to wear sunglasses and a necklace adorned with the gold word no। adorned मतलब decorated, ठीक है। और एक नेकलेस पहनूंगी सोने का जिसमें एक सोने का अक्षर में लिखा हुआ रहेगा नो, मतलब ना। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? नो यानी डिक्लाइन, नो यानी रिजेक्शन, नो यानी डिस्कार्डिंग, मना कर देना, साफ साफ मना कर देना। किस चीज़ को मना कर देना? कि नहीं भैया मैं अब और नहीं खटूंगी, मैं फ्री का नौकरानी जैसा काम नहीं करूंगी, अगर मुझको जैसे ट्रीट करोगे वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, मैं और अब टेकन फॉर ग्रांटेड लाइफ नहीं काटूंगी। तो ये जो सारा अनजस्टिफाइड दावा था जिसको अब तक हाउसवाइफ का लिए ऑर्डर माना जाता था कि ठीक है हाउसवाइफ नहीं करेगी मतलब तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये वो नहीं करेगी तो कौन करेगी। तो एक तरीके से ये जो अनप्रोनाउंस्ड लॉ बन चुका था वो सारा चीज़ को अब हाउसवाइफ क्या बोलने वाली है? नो। वो दर्शा रही है, एक नेकलेस में पहन ली है। मतलब नेकलेस क्या होता है? ऑर्नामेंटेशन होता है, हम लोगों को खुद का ब्यूटी बढ़ाने का एक मतलब तरीका होता है। तो ये नेकलेस में नो लिखा देना मतलब क्या? ये कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि आई हैव कॉन्फिडेंस to discard all these things. I have got a new character, I have got a new like characteristics, okay, new tendency। तो ये दर्शाता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये जो मेरा ना बोलने का क्षमता है ये मेरा अंदर का ब्यूटी को बढ़ाएगा, ये मेरा कैरेक्टर का ब्यूटी को बढ़ाएगा, ये मेरे फिजिकल और मेंटल पीस को बढ़ाएगा। तो अब सब लोग समझ जाओ कि अब तो मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, ठीक है। एंड ईट फ्लावर्स आई डिडंट ग्रो, बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। एंड ईट फ्लावर्स आई डिडंट ग्रो, तो मैंने है ना जो सब फूल मैंने नहीं उगाया वो सब भी मैं अब कंज्यूम करेंगी, वो सब भी मैं अब एंजॉय करूँगी, वो सब भी मैं अभी खाऊंगी। इसका मतलब क्या है? ईट फ्लावर्स मतलब क्या? जाके फूल का पत्ता तोड़ तोड़ के कच्चा चबा जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक मेटाफोरिकल सेंस में यूज़ किया। इसके देखिए 2-3 इसका लेयर ऑफ मीनिंग है। एक इसका मीनिंग निकल के आता है कि जो मैंने अब तक नहीं किया है, द फ्लावर आई डिडंट ग्रो मतलब जो फ्लावर मैंने नहीं उगाया है, मतलब जिसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, ऐसा कोई चीज़ मैं खाऊंगी, यानी ऐसा कोई चीज़ मैं टेस्ट करूंगी। आज तक मैंने जो जो पहलू लाइफ का नहीं देखा था, मैंने कभी घूमने नहीं गई, मैं कभी एंजॉय नहीं की, मैंने कभी अपना पैशन फॉलो नहीं किया, मैंने कभी अपने डिज़ायर को नहीं बोला, तो ये सारा चीज़ क्या है? मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड ग्राउंड्स ऑफ लाइफ है, अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर्स ऑफ लाइफ है। तो ये सब जगह में मैं कभी गई ही नहीं, तो अब ये सब चीज़ मैं करूँगी, अब नया नया एक्सपीरियंस मिलूँगी। ये हो गया एक मतलब। एक दूसरा मतलब निकल के आता है कि डिस्टेंस करना खुद को, ठीक है ना, खुद को। फ्लावर्स आई डिडंट ग्रो, तो जो मैंने नहीं किया है जो वो अब मैं करूँगी। मतलब मैंने पहले कभी इतना साहस नहीं दिखाया था, मैंने पहले कभी मना नहीं किया था कोई काम को करने से, मैंने पहले कभी किसी का ऑर्डर को डिक्लाइन नहीं किया था। तो आज तक मेरा जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर अब मैं छोड़ दे रही हूँ। अब जो मेरा नया रूप है, अब जो मेरा इंडिपेंडेंट रूप है, अब जो मेरा स्ट्रॉन्ग वुमेन वाला रूप है, वो अब मैं ला रही हूँ, उसी को मैं अपना बना लूँगी, उसी को मैं अपना अंदर समा लूँगी। और ये क्या है? ये एक फूल। अब ये भी एक दर्शाता है, फ्लावर का वर्ड क्या यूज़ क्यों किया गया? फ्लावर हैज़ ऑलवेज बिन अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ फेमिनिनिटी, ऑफ ब्यूटी, ऑफ लवलीनेस, ऑफ ह्यूमिलिटी। लेकिन वो क्या बोल रही है कि ये जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, ये जो ट्रेडिशनल लेवल है, ओके, कि महिला जो है एकदम कली जैसी होती है, बहुत नरम होती है, किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, सिर्फ ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। तो नहीं, ऐसा फ्लावर मैंने तो नहीं उगाया, ऐसा कंसेप्शन, ऐसा प्रेडिकामेंट, ऐसा जो क्या बोले, ऐसा जो रूल्स है, ऐसा जो क्राइटेरिया है, मैंने तो नहीं कभी बनाया, मुझसे तो कभी नहीं पूछा सोसाइटी वालों ने कि तुम ऐसा ऐसा होना चाहते हो। नहीं तो भाई, तो तुमने उगाया है ये सब फ्लावर, तुमने फ्लावर जैसा ये सब मतलब सेट किया है ट्रेडमार्क, तो उसको अब मैं नहीं फॉलो करने वाली, मैं क्यों फॉलो करूं? और मैं सिर्फ फ्लावर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब फ्लावर तो मैं हूँ, ब्यूटीफुल मैं हूँ, लेकिन
हमेशा झुकने वाली मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर भी अपना ऊर्जा है, मेरे अंदर भी अपना इंडिविजुअलिज्म है, ये समझना पड़ेगा। तो काफ़ी तरीके के लेयर का मीनिंग एक सेंटेंस से उन्होंने समझा दिया है। अब आगे समझते हैं। स्टिल वाई डू आई फील सो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इतना कुछ करने का बाद भी कि मैंने नेकलेस में नो पहन लिया, मैंने पूरा अपना रवैया बदल दिया कि नहीं अब मैं कुछ किसी का बात नहीं सुनूंगी, अब मैं बस अपना दिल का सुनूंगी, ओके, इसका बावजूद अभी भी मुझे क्यों इतना रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आ रहा है, अभी भी मुझे क्यों लग रहा है कि मैं दायित्व से बंधी हुई हूँ। अब तो कोई मुझे नहीं बोला या कोई बोल भी रहा है तो मैंने उसको डिनाई करना मैंने सीख लिया है, तो अब मेरे अंदर क्यों ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। For birth defects, for the welling from shattered houses, for birth defects and unjust words, and the soft, unbearable sadness filtering down from the distant stars. तो अभी भी कुछ चीज़ रह गया है जिसका लिए मुझे अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग आ रहा है। क्या क्या वो चीज़ है? वेलिंग फ्रॉम शैटर्ड हाउसेस, शैटर्ड मतलब एकदम डिस्ट्रक्टेड, जो टूट गया हो, तहस नहस हो गया हो, वैसा घर से जो रोने का आवाज़ आ रहा है। वेलिंग मतलब लैमेंटिंग, क्राइंग, जो रोने का आवाज़ आ रहा है वो मुझे विचलित कर रहा है, वो मुझे अंदर से हिला दे रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग मुझ में आ रहा है। और क्या चीज़ है? फॉर बर्थ डिफेक्ट्स एंड अनजस्ट वर्ड्स, ठीक है, बेमतलब का जो युद्ध होता है, जो हिंसा होता है, वो मुझे अंदर से हिला दे रहा है, वो मुझे रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बुलावा दे रहा है। जो बर्थ वे से, जन्म से किसी किसी का कोई डिफेक्ट रहता है, ठीक है, जैसे किसी का फिजिकल हैंडीकैपनेस होता है या किसी का मेंटल कोई प्रॉब्लम रहता है, तो जो बर्थ डिफेक्ट से ये भी मुझे अंदर से रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बुलावा दे रहा है। एंड द सॉफ्ट अनबियरेबल सैडनेस, बहुत ही एक महीन, बहुत ही एक नरम, लेकिन जिसको लिया नहीं जा रहा, जिसको सहन नहीं किया जा रहा, ऐसा एक सैडनेस, ऐसा एक दुख, ऐसा एक मातम का माहौल जो कहाँ से आ रहा है? फिल्टरिंग डाउन फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, दूर का कोई जगह से फ़िल्टर होके आ रहा है, दूर का कोई जगह से मुझ तक आ रहा है वो सैडनेस। यहाँ स्टार का मतलब एक तरीके से फेट या फॉर्चून या लक को भी दर्शाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन बिलीफ है कि जिसका भी कुछ भी मतलब अच्छा फॉर्चून हो या मिस फॉर्चून हो, उसको हमेशा स्टार से लिंक किया जाता है कि इल स्टार, द इफेक्ट ऑफ इल स्टार या द इफेक्ट ऑफ लाइक वेल बीइंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो कोई किसी का जो दुर्भाग्य है, किसी का जो बैड लक है, जो मिस फॉर्चून है, उसका वजह से उसको जो दुख मिल रहा है, तो उसमें उसका तो अपना करने का कोई गलती नहीं है ना। अगर फॉर्चून के वजह से, भाग्य के वजह से कुछ मिल रहा है तो मैंने तो अपना गलती नहीं किया ना। बहुत टाइम बहुत लोगों के साथ ऐसा काफ़ी कुछ ख़राब चीज़ें होती है जो उनका अपना करने की वजह से नहीं होता, उसमें बेचारे लोग का फॉर्चून ख़राब होता है। तो ऐसा जो दुख है जो अपना करने की वजह से नहीं है, फिर भी उनको मिल रहा है दुख जो अनबियरेबल है उनके लिए, ये सब दुख मुझे अभी भी रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बोल रहा है। बर्थ डिफेक्ट, अब देखिए बर्थ डिफेक्ट भी एक तरीके से, ये तो किसी का मतलब जिसका बर्थ डिफेक्ट आ रहा है, चाहे कोई बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी हो, उसमें उसका तो अपना बेचारा का कोई गलती नहीं है ना। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो उसका कंट्रोल के बाहर एक गलती है, या गलती तो नहीं करना चाहिए, मतलब कंट्रोल के बाहर एक ऐसा एक अनडिज़ायर्ड चीज़ है जो उसको पूरा ज़िंदगी भर उसको सताएगा, इम्पैक्ट करेगा, तो जिसमें उसका अपना हाथ नहीं है, फिर भी उसको दुख मिल रहा है ना। फिर अनजस्ट वर्ड्स, मतलब जो वॉर का, जो युद्ध का कोई बेबुनियाद है, कोई मतलब ही नहीं, बस कुछ आदमी अपना स्वार्थ के लिए एक युद्ध लगा दिया, लेकिन उससे तो किसका बुरा होता है? आम आदमी का बुरा होता है, ठीक है। हम लोग को खाना पानी नहीं मिलता, हम लोग का घर जलता है, आम आदमी का परेशान होता है, कितना परेशानी होता है। तो ये सब भी उन लोग का अपना करनी तो नहीं है। आम आदमी तो बोला नहीं ना कि हाँ भाई जाओ युद्ध करो, कुछ लोग अपना स्वार्थ के लिए कर लिए, उन लोग का एक बार भी सुना नहीं किया। तो अब थोड़ा सा एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पोएट है, ये जो स्पीकर है, ये उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का खिलाफ है, उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो त्याग रही हैं जो कि आदमी अपना करनी से जानबूझ करके गलती करता है, ठीक है। जैसे कोई हाउसवाइफ को अगर बोल रहा कि नहीं तुम अपना खुशी मत देखो, तुम हम लोग के लिए ज़िंदगी भर पड़े पड़े काम करो, तो ये जाहिर सा बात है वो अपना होशो आवाज़ से जानबूझ करके ही बोल रहे, तो इसमें उसका अपना गलती है। लेकिन उन सब आदमियों का क्या, या उन सब बेचारों का क्या जिसका अपना कोई गलती नहीं है?
जिसका बर्थ डिफेक्ट है, जन्म से जिसका कोई चीज़ विकलांग है, उसका बेचारा क्या गलती है? जो एकदम बेबुनियादी युद्ध में जो मर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन लोग का क्या गलती है? जिसका फॉर्च्यून ख़राब है, जिसका भाग्य की वजह से, मान लीजिए किसी का होता था ना कि एक्सीडेंट में जिसका पूरा परिवार मर गया, अकेला बच्चा बेचारा है, क्या गलती था उसका? तो ऐसा लोगों का जिसका प्रॉब्लम उन लोगों का खुद का करने की वजह से नहीं हुआ, इसके लिए लेकिन अभी भी मुझे अंदर से रिस्पॉन्सिबल होना है। तो एक तरीके से ये हाउसवाइफ का एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट को भी दर्शाता है कि जैसे मैं अंदर से, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं डिनाई क्या चीज़ कर रही हूँ कि जो चीज़ मुझ पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है उसको मैं डिनाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दुनिया में, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आप आदमी अपना करने का अलावा भी उसको भुगतना पड़ रहा ज़बरदस्ती। एक तरीके से वो खुद को इन लोगों के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे पर्सनल और यूनिवर्सल एक हो जा रहा है। नाउ द बाउंड्री बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्लोबल, द पर्सनल एंड द सोशल, द इंडिविजुअल and the universal has been shattered, the boundary has been broken, all things had been mingled together into a unified idea। बस एक आइडिया अभी आ गया है कि रिस्पॉन्सिबल होना है। जैसे ये लोग अपना करने की वजह से नहीं भुगत रहे हैं, मैं भी आज तक, मेरा रिवोल्ट करने से पहले तो मैं भी कभी अपना गलती की वजह से नहीं भुगता, मुझे हमेशा दूसरों का गलती की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो आज जब मेरे अंदर वो हिम्मत जुटा है कि मैं इसको खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊं, जब मैं आज अपना मतलब डिज़ायर फॉलो करना चाह रहा हूँ, आज मैं अपना नया ज़िंदगी को अंजाम देने जा रहा हूँ, तो मेरा एक दायित्व ये भी बनता है कि जो लोग ऐसे मेरे ही जैसा भुगत रहे उनका तरफ भी एक हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर देना। तो अल्टीमेटली यही निकला कि देयर कैन बी नो परमानेंट सोल्यूशन टू पर्सनल डिज़ायर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ना एक लेवल में जाके कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी भर आपको बांध ही रखेगा। ओके, और अगर आप उससे निकलना भी चाहें तो देन ऑल्सो यू विल नॉट बी इंटरनली हैप्पी। जैसे ये हाउसवाइफ यहाँ क्या बोल रही है कि अभी भी मुझे अपने अंदर ऐसा क्यों फील हो रहा, अपने अंदर मुझे तनाव क्यों लग रहा, अपने अंदर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही। तो अगर वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इग्नोर भी कर दे फिर भी बेचारी खुश नहीं हो सकी। तो ये एक बहुत ही एक सोल्यूशन लेस प्रॉब्लम एक तरीके का यहाँ पे प्रेजेंट उन्होंने किया है मार्गरेट एटवुड ने, कि देयर विल बी अ एंडलेस ड्यूअल बिटवीन पर्सनल डिज़ायर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है कि कितना हद तक एक्सपेक्टेशन सही है उसको फुलफ़िल करना है और अपना भी डिज़ायर को रखना है। ठीक है, सो दिस वाज द होल पोएम। आशा करते हैं पसंद आया होगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन। और अगर कोई और भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, ज़रूर हम लोग उस टॉपिक में भी वीडियो बनाएंगे। और अगर हम लोग का समझाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो आगे आ रहा है तो आपसे मिस हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मोर वीडियोज़ कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।